दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है और आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं ये तो आप लोगों को ही पता होगा। लेकिन मेरे दोस्तों आप लोगों को PYQ देखना बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का PYQ, जो पूरा का पूरा मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्योंकि PYQ मेरे दोस्तों करना इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में PYQ से ही पूछे जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बता रहा हूँ। बाकी आप लोग चाहते हैं सर मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का भी बता दीजिए एक बार, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपने अपने राय को बताएं। मैं आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों का मेजर, माइनर और SEC पेपर का। तो चलिए मेरे दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली इससे पहले मैंने आप लोगों को जो आप लोगों का BSc पेपर है, इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि आखिर BSc पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए सर पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। याद रखिएगा सिर्फ वीडियो को स्किप करने से आपको नॉलेज मिलने वाला नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हमें नॉलेज भी चाहिए तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी क्रिएट हो सकती है आपके एग्जाम में, तो इसके लिए आप लोगों को पैसेंस बनाकर देखना होगा। देखते हैं मेरे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखेंगे मेरे दोस्तों, जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है, ये प्राथमिक सेक्टर जो होती है मेरे भाई, ये हमारा गांव देहात में देखने को हमें मिलता है। ये गांव देहात में मेरे दोस्तों देखने को मिलते हैं जैसे पशुपालन करना, पशुचारण करना, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सब सारा किसमें आ जाएगा भाई? तो बताएंगे सर हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में। अगर मैं द्वितीय सेक्टर की मैं बात करूं तो द्वितीय सेक्टर में आ जाएगी सर हमारा क्या? तो बताएंगे सर विनिर्माण करना। क्या भाई? तो बताएंगे सर द्वितीय सेक्टर में हमारा आएगा सर विनिर्माण करना। तीसरा में आएगा सर हमारा जैसे परिवहन होना, उसके बाद मेरे दोस्तों सेवा करना, ये सब आता है सर तृतीय सेक्टर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक सेक्टर में द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आते हैं। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सर कि आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाया गया था मेरे दोस्तों, तो आप सभी को पता है 1853 में। कहां से कहां तक? तो बताएंगे सर मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, पूछा गया आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपसे पूछा गया गुरुजी कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे दोस्तों 1951 से लेकर 1956 होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में होती है। तीसरा होती है सर 1961 से लेकर 1966 के बीच में होती है। इसके बाद मेरे दोस्तों हमारे देश में कुछ विपदाएं आ जाती है। इसके बाद मेरे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर देती है। तो मेरे दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरा का पूरा योजना को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन है सर कि महालनोबिस औद्योगिक विकास मॉडल किस में अपनाया गया था। तो बताएंगे सर महालनोबिस जो हमारा मॉडल है ये हमारा अपनाया जो जाता है वो हमारा सेकंड यानी हमारा द्वितीय मेरे दोस्तों पंचवर्षीय योजना में अपनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा मैं बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। किसमें भाई? तो हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया गया था? तो बताएंगे सर हमारा कृषि पे ध्यान दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस में ध्यान दिया गया था? उद्योग पर ध्यान दिया गया था। इन सब सारी चीजों को मेरे दोस्तों एक एक करके आपको आना चाहिए भाई। क्वेश्चन है सर भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना गुरुजी, वो अध्यक्ष होता है हमारा भारत का प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो हमारा कहलाता है हमारा योजना आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 15 मार्च 1950 को। कब है? 15 मार्च 1950। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि मोदी जी ने योजना आयोग के नाम को बदल करके हमारा नीति आयोग रख दिया गया है। अब सर नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो बताएंगे सर 1 जनवरी 2015 को। इसको याद रखेगा। मोदी जी ने मेरे भाई जो हमारे योजना आयोग है इसका नाम को बदल करके याद रखेगा नीति आयोग रखा गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को प्लीज स्किप ना करें और जो चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है सेमेस्टर 1 का, तो मेरे दोस्तों फटाफट आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करें। अभी जस्ट आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करें और डाउनलोड कीजिए फटाफट
हार्वर्ड मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, सारे ऑनर्स पेपर का जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तैयारी ही नहीं, सिर्फ मेरे दोस्तों आपके लैंग्वेज में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने बीएससी पेपर लिए, मेजर पेपर लिया, माइनर पेपर लिए, एसईसी पेपर लिया, आखिर आपने जो भी पेपर लिए सारे पेपर की जबरदस्त तरीके से हमारी एप्लीकेशन पे तैयारी किया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन इंग्लिश से दिया गया सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। बताएंगे सर, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो बताएंगे सर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा वर्धमान में। कहां भाई? वर्धमान में, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हरित क्रांति। क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा हिंदी का क्वेश्चन देखने के बाद? क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें कहा गया कि हमारा हरित क्रांति का जनक कौन है, पर जब आप इंग्लिश में स्टडी करेंगे तो पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व का आपसे पूछा गया हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बोरलॉग को याद रखिएगा भाई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मेरे भाई कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। ठीक है, ये सब चीजों को ख्याल रखना है, गलत करके नहीं आना है भाई। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा कृषि जो है हमारा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो बताएंगे सर चमड़ा। ये चमड़ा फैक्ट्री में होता है भाई, ये कृषि प्रकार नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है, योजना आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो योजना आयोग है भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यह किस प्रकार का कथन को सही करता है, तो बताएंगे सर ये एक प्रकार का जो सरकारी विभाग है भाई। क्या है? यह एक प्रकार का हमारा सरकारी विभाग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई गरीब उन्मूलन को सही योजना नहीं है। मतलब भारत सरकार द्वारा गरीबों को किस तरह से मेरे दोस्तों निपटना किया जाए, गरीबों किस तरह से उसको मिटाया जाए हमारे देश से, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सूरज योजना, ये सब बहुत प्रकार की योजना चलाई गई। लेकिन कौन सी योजना है भाई जो नहीं चलाई गई? तो आधार भाई, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स। तो बताएंगे सर किस पे ज्यादा सा हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना में मेरे दोस्तों जब हमारा कृषि सेक्टर में ज्यादा ध्यान दिए गए थे, तो किस पर ध्यान दिया गया? तो कौन सा फसल था? तो वेट, गेहूं पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि किस धातु को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो कोई भी उद्योग बसाने के लिए हमें स्टील की आवश्यकता पड़ती है, यानी लोहा की। लोहा के बिना दुनिया में कोई भी फैक्ट्री को ओपन नहीं कर सकता, इसको याद रखेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के शुभारंभ की घोषणा किसने की? तो बताएंगे सर जो हमारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जो शुभारंभ किया था ना भाई, वो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था। क्या भाई? नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, MSME का पूरा नाम क्या है भाई? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। बोकारो स्टील लिमिटेड जो है भाई, याद रखिएगा, तो इसकी जो सहायता किया गया था ना, वो सोवियत संघ से। कहाँ से भाई? याद रखिएगा, सोवियत संघ से किया गया था। यानी हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना का कहाँ है भाई? तो सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाने की अगर मैं बात करूं, ये राउरकेला में भाई, याद रखिएगा राउरकेला भाई, याद रखिएगा भाई। कहाँ है राउरकेला? तो उड़ीसा में। कहाँ भाई? उड़ीसा में। इसको भी ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है भाई, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड जनसंख्या का घनत्व बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व था ना भाई, वो याद रखिएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 414 व्यक्ति निवास करते थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 के बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बताएंगे सर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से भारत कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो आप सभी को बच्चा को पता है मेरे दोस्तों 2.42%। कितना भाई? 2.42%। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी।
कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? मेरे दोस्तों, जब भी आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया की तैयारी करें, इस बात को ख्याल रखें कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे आपको ज्यादा मेरे दोस्तों जीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां से गुरुजी? जीके से सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस बात को जरूर ख्याल रखिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकती है, याद रखिएगा। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन आ जाती है। तो बताएंगे सर कर्क रेखा। क्या भाई? याद रखिए, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो हमारा काल्पनिक रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारण करती है, तो बताएंगे सर रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1954 में हुई थी। उसके बाद मेरे दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है सर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताएंगे सर कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे इसका ऊंचाई कभी कभी पूछ लिया जाए तो बताएंगे सर 8586 मीटर है भाई। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है ना, वो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रायद्वीपीय पठार सर्वोच्च शिखर है? तो बताएंगे सर दोदा बेटा। क्या भाई? दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य, आप देखिए सभी को पता है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा। सबसे कम जनसंख्या है भाई भारत में, सिक्किम। लेकिन आपके ऑप्शन में ना गोवा रहेगा ही नहीं भाई। गोवा जो ऑप्शन है, गोवा को रखेगा ही नहीं। अब आपसे थोड़ा सा ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए इनमें से कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो मेरे दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो बताएंगे सर हमारा सबसे पहला होगा, याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, आगे सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा पे? आप सभी को पता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 28 निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, मासिनराम मेघालय में है। कहाँ भाई? मेघालय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट। क्या बताएंगे भाई? कोरोमंडल तट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? जो कोंकण तट है ना भाई, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं दक्षिण में गोवा और उत्तर में दमन तक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की अगर मैं सबसे लंबी नदी की अगर बात करूं, भारत का अगर सबसे लंबी नदी कहा जाता तो गंगा, भारत का सबसे चौड़ी नदी कहा जाता तो हमारा ब्रह्मपुत्र। लेकिन आपसे कहा गया कि भारत में दक्षिण में सबसे लंबी नदी कौन है भाई? तो बताएंगे सर हमारा गोदावरी। क्या हो जाएगा भाई? गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच डेल्टा ऑफ इंडिया इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड? तो बताएंगे सर गंगा डेल्टा। क्या भाई? गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखना बहुत जरूरी है गुरुजी। क्वेश्चन के लेवल को देख के ही आप लोग तैयारी कीजिए तो बेटर होगा भाई। ठीक है, 33 है। झारखंड के सबसे ऊंची पठार कौन सा भाई? झारखंड के सबसे ऊंची पठार जो है पारसनाथ के पहाड़ होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो हमारा हजीरबाग आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तिलैया डैम बना हुआ है भाई। जो तिलैया डैम है भाई वो बना हुआ है, कहां पे बना हुआ है सर? बताएंगे सर ब्राकर नदी में। कहां पे? ब्राकर नदी में। ठीक है, और कभी भी क्यों अगर दामोदर नदी घूमने के लिए आए तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात जरूर करें, जो खास करके बीएसके कॉलेज मैथन से संबंधित है। कहां से भाई? बीएसके कॉलेज मैथन से जो भी कैंडिडेट संबंधित है, आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन में मुलाकात कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बनाए इसके बारे में आप हमसे मोटिवेट भी ले सकते हैं। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो बताएंगे सर 66.41%। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो रह जाएगी, हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 36 तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? जो तोपचाची अभ्यारण्य है भाई उसकी स्थापना आपसे पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1900 याद रखिए 1978 में। कब होती है भाई इसकी स्थापना? 1978। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्न में से झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ऑनलाइन क्लास में प्रतिदिन जो 11 बजे ऑनलाइन क्लास करते हैं उन सभी बच्चे ने आप लोग कह रहे थे कि सर हमारा झारखंड से संबंधित कैसे प्रश्न आएगी, तो अब यहाँ से आपका झारखंड का प्रश्न स्टार्ट होती है। एक बार आप लोग झारखंड के प्रश्न को देखिए। उपराजधानी कहाँ है? दुमका। याद रखिएगा भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जनजातीय जनसंख्या के आधार पर झारखंड की द्वितीय सबसे बड़ी जनता थी। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जनजाति तो संथाल है भाई, लेकिन दूसरा में पूछा गया तो बताएंगे सर उराव जनजाति। कहां पे भाई? उराव जनजाति। आइए सर अगला क्वेश्चन पे 39 झारखंड के निम्न
जिलों में से कहाँ सर्वाधिक वन विस्तार है? झारखंड में सबसे ज़्यादा वन जो होती है ना मेरे भाई, वो हमारा विस्तार होती है, हमारा याद रखिएगा हमारे पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में। लेकिन आपके पास यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया भाई, तो आपको हजारीबाग सही करना होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर 32। कितना जनजाति है झारखंड में? 32। याद रखिएगा कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कभी अगर आप लोग बैठेंगे तो इसमें क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म है ना भाई, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में, और जब भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया की तैयारी करें, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भर भर के क्वेश्चन आती है भाई, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख की शासक किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर खारवेल। खारवेल ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी। कर्मा त्योहार कौन से राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा प्यारा सा झारखंड में। कहाँ भाई? प्यारा सा झारखंड में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दिसोम गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर शिबू सोरेन को हम लोग दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड में बेतला पार्क कहाँ स्थित है? एक्चुअली झारखंड में जो बेतला पार्क है ना भाई, वो लातेहार में है। कहाँ भाई? याद रखिएगा झारखंड में अगर मैं बात करूं तो हमारा लातेहार जिला में पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में सर लातेहार तो है नहीं, तो आपको पलामू लगाना होगा क्योंकि दोनों सटा हुआ है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, प्राचीन वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन सबसे प्राचीन वेद हमारा याद रखिएगा ऋग्वेद है भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? यही सब क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, और यही क्वेश्चन है जो उनको लगता है कि बहुत ही टफ पूछे गए। जी नहीं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आप लोगों का चेंज कर दिया है। जैसे मेरे दोस्तों सूरत, याद रखिएगा सूरत, आगरा कौन नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। कटक भाई याद रखिएगा महानदी के किनारे स्थित है, ठीक। इसी तरह से आपसे याद रखिएगा मेरे दोस्तों मैसूर शहर, किसी भी शहर जो है मेरे दोस्तों, मैसूर शहर जो है वह किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है? झारखंड का वो कौन सी रेखा है जो कर्क रेखा मेरे दोस्तों, झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो रांची में मेरे दोस्तों। लेकिन नहीं, आपसे कह रहा है ना कि कर्क रेखा गुजरती है किस स्थान से, किस जिले से अगर लिखा रहता है यहाँ पे जिला, तो आप रांची लगा देते तो काम बन जाती भाई। लेकिन नहीं, आपसे कह रहा है सर कि हमसे किस स्थान से गुजरती है, तो बताएंगे सर हमारा नेतरहाट। याद रखिएगा नेतरहाट को ही मेरे दोस्तों हम लोग झारखंड का कश्मीर कहते हैं भाई, कश्मीर का शिमला कहते हैं, सॉरी झारखंड का शिमला हो या झारखंड का कश्मीर हो, किसे कहते हैं? तो नेतरहाट को हम लोग मानते हैं, जानते, पहचानते भी हैं। अगला क्वेश्चन से, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? जो बिरसा मुंडा है भाई, इसका जन्म होता है उली हाथों में। कहाँ पे? उली हाथों में इसका जन्म होती है, ठीक है। चलिए सर, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू दोनों भाई के बारे में आपको पढ़ना है भाई, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जो खास करके ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं। बाकी जो भी क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों वहाँ पे ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स अवेलेबल है, ज्वाइन करके हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाए। महान कोल विद्रोह कब हुआ था? जो महान कोल विद्रोह है भाई वो कब हुआ था? तो महान कोल विद्रोह जो हुई थी ना मेरे दोस्तों 1831 से 1831 के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा जो संथाल विद्रोह है वो हमारा प्रारंभ होती है, देखिए मेरे दोस्तों कभी कभी ना 1855 से लेकर 1856 भी होता है, लेकिन एक्चुअली देखिए इसका जो प्रारंभ है ना भाई वो 1855 में ही हुआ था, सिद्धू और कान्हू ने किया था, ठीक है, संथाल परगना में। अगला क्वेश्चन है सर, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजाति की संख्या कितनी है? अभी मैंने जस्ट बताई 32। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो किस जो हमारे दोस्त है मेरे दोस्तों, किस शासक ने किया था, किस वंश ने किया था? तो बताएंगे चोल वंश ने। अगला क्वेश्चन बात है राजतरंगिणी पोएट जो बुक है ना भाई, वो बुक से संबंधित 5 प्रश्न हो गए आपके एग्जाम में, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है भाई। कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हमारा कल्हण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, इंडिका की रचना किसने किया था? इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन कब हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो पूरा गठन होती है ना 4 फरवरी, डेट पूरा याद रखिएगा, 4 फरवरी 1973 को। आइए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य का गठन एक बच्चों को पता है मेरे दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इसकी गठन हुई थी। एक बच्चा को पता है भाई। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? छऊ नाच। याद रखिएगा मेरे भाई, इन 6 नाच के साथ साथ आप याद रखें बिहू,
आसम का है भाई, कहाँ का? आसम का। गरबा गुजरात का। झूमर राजस्थान का। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि वीडियो को पूरा स्पीड स्किप कर दे तो नॉलेज नहीं आएगी भाई, ठीक है। और नॉलेज नहीं आएगा तो आप कॉलेज का लायक भी नहीं रहेंगे। झारखंड का राज्य पक्षी वृक्ष क्या है? तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, साल, ठीक है। भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय थे। भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय थे हमारा, आस्तिक और नास्तिक। कौन भाई? आस्तिक और नास्तिक। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, आत्मा है, और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि आत्मा एक्चुअली है क्या? तो आत्मा बताएंगे सर ब्रह्म है, ज्ञान है, आनंद है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? फाउंडर ऑफ जैन धर्म, तो बताएंगे सर महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सर 64 है, पदार्थ के दो प्रकार है, भाव और अभाव। याद रखिएगा, पदार्थ के जो दो प्रकार होती है ना गुरुजी, एक होता है सर हमारा भाव और एक होता है सर हमारा अभाव। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, न्याय के अनुसार परमाणु की संख्या है भाई। याद रखिएगा, न्याय के अनुसार जो परमाणु की संख्या है ना वो 4 है भाई। कितना है? 4 है। ख्याल रखिएगा, भूलना नहीं है भाई एक क्वेश्चन को। राधा कृष्ण सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जो राधा कृष्ण का सिद्धांत है भाई वो किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर अद्वैत वेदांत। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डॉक्टर राधाकृष्ण का दार्शनिक दृष्टिकोण है भाई। तो राधाकृष्ण का दार्शनिक दृष्टिकोण कौन सा है? तो बताएंगे सर हमारा बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाए 67 का, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 67 इज द। तो बताएंगे सर यथार्थवादी। क्या भाई? यथार्थवादी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, राधा कृष्ण के अनुसार बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बताएंगे सर विश्लेषण से, यानी जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एनालिस्टिक करते हैं, तो मेरे दोस्तों हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, राधा कृष्ण ने कहा है। अगला प्रश्न है सर, राधा कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो बताएंगे सर मोक्ष की प्राप्ति करना। क्या भाई? मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि इस साल आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 9 हिंदू से संबंधित है? 9 हिंदू से कौन संबंधित है भाई? कृष्ण मूर्ति भाई। कौन भाई? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? कृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। किसने भाई? विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 72, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो बताएंगे सर कृष्ण परमहंस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार पर प्रभाव है। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रभाव है क्या है भाई? वेदांत। क्या है भाई? वेदांत। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए 75, विवेकानंद के अनुसार सर्वोच्च यथार्थ है ब्रह्म है। क्या है भाई? ब्रह्म। ऑप्शन नंबर ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विनोद बाबू ने किस पार्टी का गठन किया था? ये सबसे पहले आपको याद रखिएगा, विनोद बाबू धनबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। कहाँ पे? बलियापुर के। आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बलियापुर से संबंधित होंगे, है ना भाई? तो बलियापुर में जेएमएम पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? झारखंड में मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुई थी? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों 4 फरवरी 1973 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड मामलों की समिति के सदस्य थे भाई, तो ए.के. राय। कौन था भाई? ए.के. राय। क्वेश्चन देखिए भाई, झारखंड से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हर चीज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी जाकर मेरे दोस्तों अच्छा मार्क्स आ सकती है। विनोद बाबू ने किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? तो गिरिडीह का। किसका भाई? गिरिडीह। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। विनोद बाबू की मृत्यु कब हो गई थी? बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है 1991 में। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1991 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 18 सितंबर 2000 से 24 अगस्त 2008 झारखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे? मधु कोड़ा। क्या भाई? मधु कोड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। हमारा राज्य में दामोदर घाटी को किस खनिज का भंडारण कहा जाता है? मतलब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि हमारे राज्य में डैश को खनिज का भंडारण गिरी कहा जाता है, तो दामोदर घाटी को। याद रखिएगा, दामोदर नदी कभी भी आए तो हमारे साथ मुलाकात जरूर करें, खास करके जो BSK कॉलेज मैथन से संबंधित है भाई। याद रखिए RS मोड़ कॉलेज से संबंधित है गोविंदपुर से। ठीक है, आप लोग हमारे साथ मुलाकात भी कर सकते हैं ऑफलाइन में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, आप सभी को पता है, लेकिन कब हुई थी? तो 1930 में, लेकिन डेट आपसे पूछा गया 12 नवंबर 1930 को। ओके, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस वर्ष शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया? तो भारत में जो शिक्षा का अधिकार है भाई
वो 2009 में लागू किया गया था। कब लागू किया था गुरुजी? तो बताएंगे सर 2009 को लागू किया गया था। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता है? तो बताएंगे सर आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को हम लोग कभी भी हटा नहीं सकते, मतलब हम लोग नहीं, सॉरी, मौलिक अधिकार को मेरे दोस्तों सरकार नहीं हटा सकती है। वो है सर हमारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत कौन आता है? तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मेरे दोस्तों संविधान के गठन के समय कितना था? 7। अभी कितना है? 6। एक घटा गया भाई, इसको कौन सा घटाया गया? संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार को कहां रखा गया? विधिक अधिकार में। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो बताएंगे सर ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए भाई? तो ये हमारा रूस से लिया गया है। ठीक है, ये सबको याद रखना भाई। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मुलाकात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के नवीनतम तत्व है। किसने कहा? ये बात कहने वाला था भीमराव अंबेडकर भाई। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य के में वर्णित करते हैं भाई। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाएगा भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों ये तो मैं आप लोगों को सेट 1 बताया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 2 और सेट 3 भी जल्दी से बता दीजिए, तो एक बार सारे स्टूडेंट्स मिलकर फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। क्या भाई? फटाफट आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बार कमेंट कीजिएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर 1 में हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, वो भी हमें साधारण भाषा में, ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। और जैसे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज होगी। उन सारे कोर्सेज में मेरे दोस्तों आपको सेमेस्टर 1 में जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगी, उस ऑनर्स पेपर को आपको ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद मेरे दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास होती है, और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़कर आप बेहतर तरीके से अपने तैयारी कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 2 भी होना चाहिए, तो फटाफट एक बार सारा विद्यार्थी मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट करें। मैं सेट 2 लेकर बहुत ही जल्द आने वाला, बस मैं वेट करता हूं आप लोग का कमेंट सेक्शन का। मिलते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।